अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा तारिक फ्रॉम जीक्यू अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। DSM-5 का ये डिसऑर्डर है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जो होता है इसमें जो भी हमारा क्लाइंट होता है उसको लैंग्वेज यूज़ करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स में उसको प्रॉब्लम आती है और ये उस बंदे की उस क्लाइंट की एज के अकॉर्डिंग नहीं होता है। वो अगर बाज़ औक़ात तो ये मसला ज़्यादातर बच्चों में होता है, लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी भी इस तरह से कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको ये डिसऑर्डर है। दीज चैलेंजेस कैन इंक्लूड इश्यूज विद साउंड, स्पीच प्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। उसको साउंड प्रोड्यूस करने में उसको मसला होगा, वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकेगा और उसको दूसरों की लैंग्वेज समझने में मुश्किल होगी और ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है, ये भी डेवलपमेंटल पीरियड में ही स्टार्ट हो जाता है। एंड एंगेजिंग इन सोशल कम्युनिकेशंस, उसको सोशल कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। सच डिसऑर्डर्स कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, वही इंडिविजुअल की डेली लाइफ को भी ये इफेक्ट करता है। इसकी क्लासिफिकेशंस में आ जाते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, शटरिंग और यानी हकलाना, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। अब ये जो आगे मैंने 42, 44, 45 ये लिखा हुआ है, ये इनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के पेज नंबर हैं। ये बहुत ही इजी हैं वहाँ पे, तो आप ये DSM-5 से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ इनकी डेफिनेशंस लिखी हैं और इनको एक तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिए सारे डिसऑर्डर्स को एक दूसरे से। तो आप लोग यहाँ से इनकी डेफिनेशंस पढ़ के तो वहाँ पे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ईजीली आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर आ जाता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर refers to persistent challenges in acquiring and using language skills across various forms like speaking, listening, reading and writing। लैंग्वेज डिसऑर्डर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक जो चाइल्ड है, जो भी हमारा क्लाइंट है, उसको स्पीकिंग में भी मसला आएगा, उसको बोलने में, सुनने में और लिखने में, पढ़ने में, ये सारी उसको प्रॉब्लम्स जो होंगी वो लैंग्वेज डिसऑर्डर की वजह से होंगी। दीज डिफ़िकल्टीज़ कैन इम्पैक्ट कम्युनिकेशन, वही आ जाता है कि कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम होगी, सोशल इंटरेक्शन में इनको प्रॉब्लम होगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस इनकी लो होगी, वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ इनकी अच्छी नहीं होंगी और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में, यानी जब बहुत छोटा बच्चा होता है तब से स्टार्ट होने लग जाती हैं। एंड इज़ एसेंशियल, सॉरी कहाँ गया, and is essential to differentiate it from other conditions that may also affect language disabilities abilities। ये भी हमारी लैंग्वेज एबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है और अगर आपको कोई ऐसा बच्चा नज़र आ रहा है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको किसी प्रोफेशनल के पास लेकर जाएं, उसको प्रॉपर थेरेपीज़ मिलेंगी और एवेल्यूशन इंटरवेंशन होगी और उसके बाद फिर वो सही हो जाएगा। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपने DSM-5 से देखना है। नेक्स्ट आता है स्पीच साउंड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ये कॉमन इशू होता है बच्चों में, ज़्यादातर ये होता है कि उनको कोई भी आप जैसे वर्ड्स हैं उनको कम्युनिकेट करने में उनको प्रॉब्लम होती है, साउंड्स प्रोड्यूस करने में उनको प्रॉब्लम होती है, आर्टिकुलेटिंग वर्ड्स करेक्टली, मतलब लफ्ज़ों की अदायगी जो होगी वो गलत तरीके से करेंगे, उनको सही से प्रोनाउंस करना नहीं आएगा और ये उनकी स्पीच को अफेक्ट करता है, उनकी स्पीच क्लियर नहीं होती है। दिस डिफ़िकल्टी कैन हिंडर देयर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। थेरेपी एंड ट्रेनिंग्स आर ऑफन नेसेसरी टू हेल्प चिल्ड्रन सीकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर आता है, शटरिंग आ जाता है। इसका मतलब होता है कि जो बच्चे फ्लुएंसी हाँ, इनका जो ये स्टार्ट होता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, ये जल्दी ही बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है और इसमें बच्चे हकलाते हैं, उनकी स्पीच जो होती है वो सही, उसका फ्लो सही नहीं होता है, स्मूथनेस नहीं होती उनकी स्पीच में, वो हकला हकला के बात करते हैं। चिल्ड्रन में दिस डिसऑर्डर में सडनली स्टॉप व्हाइल स्पीकिंग और रिपीट साउंड्स। बार बार वो स्पीच को रिपीट करेंगे बार बार और या तो बोलते बोलते चुप हो जाएंगे। ये डिफ़िकल्टी जो होती है उन बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि अगर एक बच्चा है उसको हकलाने की प्रॉब्लम है,
क्योंकि अगर एक बच्चा है उसको हकलाने की प्रॉब्लम है तो वो दूसरों के साथ बात ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि अक्सर हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि हकलाते हैं जो बच्चे, उनका मजाक उड़ाया जाता है, इस तरह से उनको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो बात ही नहीं करते। इस तरह से उनमें फिर सोशली इंटरेक्ट भी वो नहीं कर सकते और कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट आ गया सोशल या इसको प्रेगमेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस रेफर्स टू डिफ़िकल्टीज इन यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन सोशल सिचुएशंस। इसमें जो भी हम लोग देखें, कम्युनिकेशन की दो टाइप्स ही हैं। हम लोग या तो किसी से वर्बली कम्युनिकेट करते हैं या नॉन वर्बली हम जेस्चर्स के थ्रू करते हैं। जिसको भी ये डिसऑर्डर होगा वो ना वर्बली सही से बात कर सकेगा ना नॉन वर्बली सही से बात कर सकेगा। वर्बली इस तरह से कि अगर वो बात करेगा, कुछ बोलेगा तो वो गलत बात बोल देगा, जिससे सारे उसका मजाक उड़ाएंगे, या कोई इस तरह की बात जो मतलब वो उसको ना खुद समझ में आ रही है कि वो क्या बोल रहा है, ना वो दूसरों को समझा पाएगा अपनी बात सही तरीके से। और नॉन वर्बल इस तरह से है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आप गलत तरीके से आप उनको मतलब गलत साइन दे देते हैं, तो फिर लोग आपको बुरा भला कहते हैं और इस तरह से प्रॉब्लम होती है। आप में नहीं, सॉरी, जो भी हमारा क्लाइंट होता है उसमें कोई उनकी अगर बात करेंगे तो उनकी टोन ऑफ वॉइस सही नहीं होगी, फेशियल एक्सप्रेशंस उनके सही नहीं होंगे और उनकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगी, और ये उनकी सोशल लाइफ जो है ना, सोशल लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी और वो फिर नहीं जा सकेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकेंगे वो, क्योंकि उनको पता होगा कि हमने जाना है तो लोग हमें ऐसे कहेंगे। उनको अपने बारे में नहीं पता होता कि हम में क्या मिस्टेक्स है। वो ये कहेंगे कि हम कुछ भी कहेंगे तो लोग हमें इसी तरह से ही ट्रीट करेंगे, अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आते हैं। इसमें ये है कि कम्युनिकेशन का कोई इशू जो भी कोई इशू होता है हमें, वो इस तरह से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं आ रहा होता, और इंडिकेट्स दैट इंडिविजुअल में हैव डिफ़िकल्टीज इन कम्युनिकेशन बट द प्रॉब्लम कैन नॉट बी क्लियरली डिफाइंड। इनमें क्या होता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन की, वो हमें पता चल रहा होता है कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ही है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर कैटेगरी है वो समझ में नहीं आ रही होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले आप असेसमेंट लें, एवेल्यूएशन लें और अच्छी तरह से उसको आइडेंटिफाई कर लें पहले उसकी कैटेगरी को, और फिर उसकी ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन करें। नेक्स्ट, इसकी कॉजेज़ आ जाती हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में जो कॉमन कॉजेस आती हैं वो यही जेनेटिक्स आ जाती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हियरिंग लॉस, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और ट्रॉमा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। चलें फर्स्ट देखते हैं जेनेटिक फैक्टर्स में। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि अगर आपके जीन्स में होते हैं, अगर आपके मदर या फादर में से या किसी भी फैमिली मेम्बर में से अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये आप में भी आएगी। और लैंग्वेज डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग में, मतलब जो भी अगर किसी बड़े को कोई प्रॉब्लम है, आपसे पहले किसी को प्रॉब्लम होगी थी, तो वो फिर क्लाइंट में भी आ जाएगी ये प्रॉब्लम। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें है कि अगर आपका ब्रेन अफेक्ट है किसी चीज़ की वजह से, या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसको भी उससे भी कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। Like trauma, brain injury या dementia can impair communication skills. Hearing loss आ जाता है। Hearing impairment can significantly impact a person's ability to understand speech and language, leading to communication challenges. Hearing loss भी अगर उसको सुनने में भी प्रॉब्लम है तो वो भी उसकी, अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो स्पीच में भी प्रॉब्लम होगा ही होगा उसको। अगर वो सही सुन नहीं सकता तो सही प्रोनाउंस भी नहीं कर सकेगा, प्रोड्यूस भी नहीं कर सकेगा साउंड को। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। कंडीशन सच एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कैन अफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, मेकिंग इट हार्डर फॉर इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ और अंडरस्टैंड अदर्स। ना खुद सही समझ सकते हैं अपने आप को, ना दूसरों को सही समझा सकते हैं। तो ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उससे रिलेटेड ये है।
ट्रॉमा आ जाता है, अगर फिज़िकल इंजरी हुई है किसी को ब्रेन में, या कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जिससे उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ जो हैं वो दब के रह चुकी हैं, वो सही से बात नहीं कर सकते किसी भी ट्रॉमा की वजह से। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उससे इफ़ेक्ट हो सकती हैं, और उससे क्या होगा कि डिफ़िकल्टीज़ इन स्पीकिंग, लिसनिंग और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपका एक्सपोज़र ऐसे एनवायरनमेंट में हो रहा है जो भी अनहेल्दी लाइफ लिविंग कंडीशंस हैं, या लैक ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर एजुकेशन और सपोर्ट कैन कंट्रीब्यूट टू कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। ठीक है, प्रीमेच्योर बर्थ, जिन जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं उनमें भी ये रिस्क होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं उनमें भी। और एक्सपोजर टू टॉक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में अगर मदर ऐसे सब्सटेंस से उसका एक्सपोजर हो रहा है, हार्मफुल सब्सटेंस से, जो कि उसकी अपनी सेहत के लिए और बेबी की सेहत के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह हैं, तो उससे भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। लैकिंग ऑफ प्रॉपर स्टिमुलेशन एंड इंटरेक्शन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा बहुत छोटा होता है, ज़रूरत होती है ज़रूरत होती है कि कोई उससे बात करे, कोई उसको टाइम दे। लेकिन अगर उस टाइम पे बेबी को टाइम नहीं दिया जाएगा, तो वो फिर उसमें भी ये कम्युनिकेशन के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स देख रहे हैं। शटरिंग आ जाता है व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस डिसरप्शन इन द नॉर्मल फ्लो ऑफ स्पीच सच एज रिपीटिशन और प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड्स आ जाता है। इसमें शटरिंग में आता है हकलाना, आर्टिकुलेशन में आ जाता है कि सही से लफ्ज़ प्रोनाउंस नहीं कर सकता वो। वॉइस डिसऑर्डर्स में आ जाता है कि उसकी पिच जो है और वॉल्यूम उसकी अपनी वॉइस का और क्वालिटी ऑफ वॉइस जो होगी वो इतनी डिस्ट्रैक्ट होगी कि अगले बंदे को उसका मैसेज सुनने में भी प्रॉब्लम होगी। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आ सकते हैं कि डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट विच कैन अफेक्ट कम्प्रीहेंशन। और प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर्स अभी भी आपको जैसे बताया है, चैलेंजेस इन यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली इन सोशल सिचुएशंस। In social situations, understanding non-verbal cues और maintaining conversations। ट्रीटमेंट प्लान इसके लिए जो आता है वो है, सबसे पहले स्पीच थेरेपी इनको दी जाती है, और उसके बाद फिर लैंग्वेज थेरेपी। स्पीच थेरेपी जो होती है इसमें थ्रू वेरियस एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स इसमें यूज़ की जाती हैं, जिससे अलग से एक स्पीच थेरेपिस्ट होता है जो इन पे डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स अप्लाई करता है। और इसके बाद लैंग्वेज थेरेपी आ जाती है। ये भी एक अलग थेरेपी है जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जाती है। इसके भी डिफरेंट सेशंस होते हैं और लैंग्वेज इश्यूज़ को इन्हेंस करती है। वॉइस थेरेपी एक आ सकती है कि अगर किसी को सुनने में मसला है तो उसकी क्वालिटी, उसकी वॉइस क्वालिटी को सही कर सकें और ट्रीट वॉइस रिलेटेड इश्यूज़। ठीक है, काउंसलिंग प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड उसकी काउंसलिंग होती है, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस थ्रू काउंसलिंग। और फैमिली सपोर्ट होती है, फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है, केयर गिवर को भी इन्वॉल्व किया जाता है कि वो जो क्लाइंट है उसकी हेल्प करें और उसको प्रॉपर सपोर्ट करें, उससे बातचीत करें और उसको टाइम दें, ताकि वो उसको टाइम दें ताकि उसको पता चले कि कोई आसपास है, किसी से मैंने सोशली इंटरेक्ट करना है, तो ये कम से पे ज़्यादा की तरफ जाएगा। एजुकेशनल सपोर्ट हो गया है, ऑफरिंग कम्युनिकेशंस एंड सपोर्ट सर्विसेज इन एजुकेशनल सेटिंग। उसको क्लासेस में भी क्लासेस दी जाती हैं इसकी, और स्पेशल एजुकेशन क्लासेस में उसको रेफ़र किया जाता है। तो आज का ये डिसऑर्डर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको इसमें ख़त्म हो गया है, अगर आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।